चलिए भाई स्टार्ट करें अपना मूविंग चार्ज का लास्ट लेक्चर थियोरेटिकली वाइज। ठीक है, परेशान मत हो, न्यूमेरिकल कराऊंगा। मूविंग चार्ज है मैग्नेटिज्म। ओके, आज हमें पढ़ना है गैल्वानोमीटर। और जो हमारे पास गैल्वानोमीटर सिलेबस में है वो सिंगल टाइप का है, क्या नाम है, मूविंग कॉइल। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप हैं गैल्वानोमीटर के, लेकिन हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड यही गैल्वानोमीटर है। ओके, एज आई टोल्ड यू कल, ठीक, मैं कल आपको बताया जैसे कि गैल्वानोमीटर क्या है कि केवल और केवल डिटेक्ट करने के लिए काम आती है करंट को। मतलब बहुत ही स्मॉल करंट ये डिटेक्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी करंट, बड़ी करंट नहीं। मतलब यदि मैं इसको क्या बोले तो इसको यदि मैं 20 एम्पियर 20 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा हो गया, सॉरी 1 एम्पियर भी दूँ तो वो भी बहुत बड़ी करंट है इसके लिए, या 100 मिली एम्पियर भी दूँ तो वो भी बहुत बड़ी करंट है। ये ज़्यादा ज़्यादा 10 मिली एम्पियर इसकी लिमिट होती है। ओके, ये हमेशा उससे ज़्यादा करंट कभी भी बताएगी नहीं। घर अपने इंस्टीट्यूट में जाके देखोगे, कॉलेज में जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको एक डिवाइस मिलेगी जिसमें कुछ मीटर्स बने होंगे, एक पॉइंटर लगा होगा। ओके, इधर भी समथिंग 5 4 3 2 1 0, इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे बना हुआ होगा। ओके, और समथिंग कंस्ट्रक्शन होगा अंदर होगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे दिखेंगे आपको 2 टर्मिनल जिसमें आपको वायर कनेक्ट करना होता है, जिसके थ्रू आप इस गैल्वानोमीटर को सर्किट में लगा सकते हो। और यहाँ पे लिखा होता है G, जिससे आपको पता चलता है ये गैल्वानोमीटर है। ओके, अब देखो इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है कि बाहर कैसा दिखता है, हमें देखना है अंदर, इनसाइड स्टोरी हमें जाननी है इसकी कैसे बनता है। ओके, तो देखो ध्यान से सुनो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पर। इसमें हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। क्या यूज़ करते हैं? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। मतलब ये क्या होगा, अंदर की तरफ से ऐसे गोल होगा, और मतलब ये देख पा रहे हो आप, ये सिलेंडर है, इसका ऊपर की तरफ आ रहा है ये हिस्सा, है ना। ये यदि अंदर की तरफ गड्ढा हो तो कैसा होगा? ओके, समझ पा रहे होंगे आप, ऐसा लगेगा ये। ओके, अंदर की तरफ ऐसे गड्ढा है कॉनिकल। ओके, कॉनकेव कॉन्वेक्स याद है ना आपको, तो ये कॉनकेव है, अंदर की तरफ गड्ढे हैं और पीछे की तरफ बेलन है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी, ये भी। ओके, फ़ायदा इसका क्या है आप बाद में समझोगे, अभी नहीं समझोगे। ओके, थोड़ा सा नियर बाई ला देते हैं ताकि बहुत एकदम हद से हद ज़्यादा परफेक्ट इमेज बने। ओके, ठीक। अब यहाँ पे रखते हैं हम सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, जिस पे हम तार लपेट देते हैं। ओके, ये तार लपेट दिया, मतलब सॉफ्ट आयरन कोर भी ऐसी ही होगी बेलन के टाइप की। ओके, और उस पे हम इस तरीके से वायर लपेटेंगे, ठीक, इस तरीके से। क्लियर? कंस्ट्रक्शन ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप समझोगे तभी आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ पे कुछ कंडीशन करने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं इसके साथ। हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग इसके साथ फिक्स कर दिया। ओके, और यहाँ पे इसके साथ एक पॉइंटर लगा दिया, मूवेबल पॉइंटर है। ओके, इसके साथ फिक्स है, लेकिन इसके साथ तो फिक्स है लेकिन इधर उधर रोटेट कर सकता है वो, ठीक है, जितनी इसके पास जगह है उतनी में। और यहाँ पे हमने लगा दिया एक मीटर, जो अभी आपको दिखाया था। ओके, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इनसे मतलब है हमारा, कनेक्शन से इससे मतलब है। ओके, और यहाँ पे इन वायर से कनेक्टेड होंगे इसका सर्किट के टर्मिनल्स। हम सर्किट के टर्मिनल को ऊपर से लेके आएंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ओके, इनसे भी आपको मतलब है नहीं वैसे तो। ओके, कहाँ से आ रहे हैं वो आ सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, चीज़ें क्या हैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें कहानी। ठीक,
ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं इसमें करंट डालूंगा सॉफ्ट आयरन कोर में, तो आप जो देख पा रहे हो उसके हिसाब से इसमें आयरन कोर की कुछ कॉइल्स बनी हुई हैं। तो कॉइल पे क्या लगता है? टॉर्क। क्या लगता है? टॉर्क। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, आई ए बी। चलो साइन थीटा भी ले लो, थोड़ा सा वो ले लेते हैं। मान लिया एन कॉइल्स है, ये तो एक टार्क में, एक कॉइल में आएगा ना। यदि सिंगल कॉइल है वायर की तो उसमें टॉर्क आएगा ये तो। यदि एन कॉइल्स बनी हुई है तो कितना टॉर्क आएगा? एन आई ए बी। याद है ना? याद है ना? चलिए सोलेनॉइड में कराते जो काम, बस सोलेनॉइड में पर यूनिट लेंथ आ गया था, वहाँ पे स्मॉल एन आ गया था, यहाँ पे स्मॉल एन नहीं आएगा। ओके ठीक, चलिए देखिए थीटा यहाँ पे हमेशा होगा 90 डिग्री, कुछ भी हो जाए। हमारा जो ये बिलन है, ये वाला बीच वाला सॉफ्ट आयरन को कैसे भी घूम जाए, ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। क्यों? ड्यू टू इट्स कंस्ट्रक्शन। ड्यू टू इट्स कंस्ट्रक्शन ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये तो इस तरफ जाएगी। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियली लेगा। ओके, मैं भी लिखाऊंगा, अभी आप समझो कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है। ओके, चाहे लिख भी लो, चलो चलो ठीक है, अच्छे से लिखा देता हूँ, छोड़ो मैकेनिज्म को हम बाद में समझेंगे। ओके, पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन लिखो। गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन तो कल ही लिख ली होगी आपने, कंस्ट्रक्शन लिख लो। इसमें कंस्ट्रक्शन में यूज होगा सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर हैविंग एन, सॉरी कैपिटल एन, नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है, एन नंबर ऑफ कॉइल। अच्छा, ये जो कॉइल बनी होंगी एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगे, ठीक है। सेकंड, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, ठीक है, which produces radial magnetic field, ठीक है। स्प्रिंग, चौथा पॉइंटर, पांचवा मीटर, मतलब ये स्केल, स्केल लिख लेते, मीटर नहीं, स्केल। ओके, ई, ठीक हो गया। चलिए वर्किंग देखो, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? टॉर्क act on a current carrying coil, जो हमने परसों तरसों, मतलब सॉरी कल ही पढ़ा था, डेरिवेशन है ना, कल लास्ट में पढ़ा था, सबसे पहला डेरिवेशन कल लेक्चर में हमने यही करा था। ओके, वो डेरिवेशन पे इसका वर्क चलेगा। ओके, समझ में आ गया? अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए जगह, काफ़ी जगह चाहिए, हटा दूँ। इस तरीके से आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे। इसको भी हटा दो, जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, अच्छी बात है। ओके, नाउ लेट्स सी द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो देखो भाई, मैं क्या बोला था कि जैसे ये कॉइल, जैसे ही हम इसको करंट से कनेक्ट करेंगे, देयर विल बी अ टॉर्क, टॉर्क कितना होगा मैं अभी आपको बता चुका, एन आई ए बी साइन थीटा। ओके, जो हमने ये रेडियल ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड रेडियली ली है ना हमने, इसकी वजह से देखो हमेशा रेडियली रहेगी और एरिया ऐसे कैसे रहेगा 90 डिग्री पे। कैसे रहेगा 90 डिग्री पे।
ओके, समझ में आया? चलिए, तो हमेशा कैसे रहेगा आपका थीटा, हमेशा कैसा रहेगा 90 डिग्री। बेलन मेरा कितना भी घूमता रहे, कैसा भी घूमता रहे, कैसा भी घूमता रहे, बी ऐसे आ रहा है तो वो उस पर हमेशा कैसा बनेगा 90 डिग्री। कैसा बनेगा 90 डिग्री। क्लियर है ना? चलिए, तो टाउ बिकम NIAP। ओके, नाउ दिस स्प्रिंग कनेक्टेड विद द समथिंग फिक्स्ड बेस, यहाँ पे फिक्स बेस चाहिए। ओके, फिक्स बेस। दिस स्प्रिंग हैव रिस्टोरिंग टॉर्क बिकॉज बेलन घूम रहा है, बेलन से ये कनेक्टेड है हमारा स्प्रिंग। इस तरीके से कनेक्ट किया गया है कि इसमें भी जैसे ये घूमेगा ये क्या करे, इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगा। ओके, ये जब घूमेगा ना, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा इसके सरफेस पे, ऐसे घूम रहा है तो स्प्रिंग भी घूमेगा ना। और जब स्प्रिंग घूमता है तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग हैज़ सम रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, याद कर लो, स्प्रिंग में क्या होगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। दिस टॉर्क प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क in spring in opposite direction, क्यों? ये चाहेगा अपोज करना, ये क्या चाहेगा? अपोज करना, कॉइल्स को अपोज करना। ओके, तो वो कितना होगा पहले तो ये देख लो, वो कितना होगा। सीधी सी बात है, मैं एक फंडा लेके चलता हूं कि दैट रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल फाई। एंगल फाई कौन सा होगा? जो वो रोटेट करेगा ये एंगल, दिस एंगल विल बी फाई। अपनी इनिशियल पोजीशन से वो कितना घुमा, कितना घुमा, 20 डिग्री घुमा, तो वो फाई है। ओके, वेयर फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position, okay, now see, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लगा देते हैं एक कांस्टेंट। ठीक है, सी लगा दिया। कि आपकी बुक में शायद के दिया होगा, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस कांस्टेंट इज टॉर्जनल कांस्टेंट, नाम जरूरी है। क्या होगा ये? टॉर्जनल कांस्टेंट होगा। टॉर्जनल कांस्टेंट का मतलब हम एक ले लेंगे, एक चीज़ ले लेंगे, एक कंसेप्ट बना लेंगे कि यदि 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा, यदि कितने मीटर का? 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा तो मेरा स्प्रिंग 2 डिग्री घूमेगा। यदि 20 का लगा तो कितना घूमेगा? 4 डिग्री। x का लगा तो समथिंग डिग्री, 2 इंटू एक्स। ये x, ठीक है। यही हम किसको कह देंगे? इसको ही हम क्या कहेंगे? टॉर्क पर यूनिट पर एंगल, टाउ पर पाई, इसको बोलेंगे c। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हर स्प्रिंग का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बोल दो इसको। ठीक है, ये हमें पता होगा, हर क्वेश्चन में हमें पता होगा, हर जगह हमें पता होगा। किसी भी स्प्रिंग की बात करोगे तो हमें टॉर्जनल कांस्टेंट हम पता कर सकते हैं उसका, कि वो कितने डिग्री पे, सॉरी कितने टॉर्क पे कितना डिग्री घूमेगा। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखो, एक टॉर्क ये लग रहा है जो अपोज कर रहा है मोशन को, एक टॉर्क ये लग रहा है जो करंट की वजह से घूम रहा है ना। अब देखो, इसकी वजह से ये ऐसे घूम रहा है, और इसके ऐसे घूमने की वजह से स्प्रिंग में एक टॉर्क पैदा हो रहा है जो इसको कहाँ से घुमाना चाहता है? पीछे की तरफ, इस तरफ ले जाना चाहता है। ओके, लेकिन वो ले जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ये कम है।
बट ये वाला इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ये अपना एंगल बढ़ा रहा है ना, वैसे वैसे ये इंक्रीज कर रहा है, देख पा रहे होंगे आप। 5 जैसे वैसे बढ़ता रहेगा, टॉर्क बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये वाला टॉर्क जो इसको पीछे ले जाना चाह रहा है और ये वाला टॉर्क जो हमारा करंट की वजह से है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जहाँ सेम हो गए बस मामला हमारा फिट, वहीं हमारा काम हो गया। ठीक है, एट सम एंगल both torque become equal to each other। ठीक है, and that will be equilibrium state। वो कौन सी स्टेट होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। सो टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू टाउ एस, एन आई ए बी बिकम इक्वल टू सी इंटू फाइव। यहाँ से आप आई की वैल्यू बता सकते हो, सी 5 अपॉन एन बी ए। करंट की ही तो वैल्यू बतानी थी। अब देखो यहाँ से समझ में आ रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, है ना, क्योंकि C इज कांस्टेंट एज आई रिटन। एन यदि मैंने कॉइल बनाई है तो वो तो फिक्स होगी ना, ये तो फिक्स होगी। अब मैं बार बार, ये थोड़ी है कि बार बार निकाल के कॉइल को उसमें कॉइल के नंबर चेंज करता रहूँ, नहीं, तो कांस्टेंट है। बी वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी मैं हमेशा बार बार तो नहीं लगाने से रहा, ये मशीन के अंदर ही होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट, इसलिए ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स है। और एरिया किसका, इस कॉइल का, ये भी क्या है, कांस्टेंट। टोटल चीज़ कांस्टेंट है, बस वेरिएबल कौन है, 5। वेरिएबल कौन है, 5। और 5 जितना बड़ा होगा करंट उतनी ज़्यादा, 5 जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा। समझ में आया, समझ में आया। ये 5 यहाँ पे पहुँच गया, मतलब करंट सबसे ज़्यादा है। एक लिमिट है ना इसकी भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, एक लिमिट है। अच्छा एक चीज़ और देख रहे हो, 5 इधर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इधर रहेगा तो निगेटिव, मतलब ये करंट की डायरेक्शन बताएगा कि इधर गया तो इस तरफ की करंट है, उधर गया तो उस तरफ की करंट है, क्योंकि जिस तरफ करंट जाएगी उसी तरफ 5 घूमेगा। ओके, क्लियर है वहाँ, ये चीज़ भी समझ में आई। जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिखते जाओ। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, सो with increase in 5 current will increase, and also the direction of current can also be detect। ठीक, हटा दूँ अब इसको, आगे की बात बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, फिगर उतार लिया होगी। ओके, देखो मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया इसमें भी, गैल्वेनोमीटर में। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी आप समझ पाएँ पूरी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा डीप में जाने से फ़ायदा कुछ नहीं था। यहाँ पे मैं साइन थीटा का कॉन्सेप्ट भी समझा सकता था आप लोगों को, और फिर ये समझाता, तो केवल और केवल टाइम वेस्टिंग थी। आप लोग वैसे भी समझ सकते हो तो वैसे ही समझा दो, क्यों आपका टाइम वेस्ट किया जाए, है। हाँ जी, तो अब हमारा फॉर्मूला आ चुका है, आई इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए इंटू 5। फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ से हमारी 2 चीज़ आती हैं, नई चीज़ें, ठीक है, साइड में। एक तो है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जरा मैं पानी पी लो यार, प्यास लग गई, कल तो बेहाल हो गया था मैं, आज मैं पानी लेके आया भाई अपना, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, सबसे पहले ध्यान दो। करंट सेंसिटिविटी क्या है भाई,
पहले कॉन्सेप्ट समझो उसका, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि वो जो जरा जरा सी बात को दिल से लगा ले, है ना। मतलब छोटी से छोटी चीज का, छोटी से छोटी चीज का ज्यादा ड्रामा करके दिखा है ना। छोटी सी चीज, ओ भाई साहब तूने ये कर दिया, ओ माय गॉड माय गॉड, करा कुछ नहीं है ना। ओ बे तुझे 2+2 4 पता है, ये ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि चीज कितनी भी बड़ी हो, चीज कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, वो हंगामा करेगा। मतलब यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी की बात करूँ तो करंट सेंसिटिविटी ये बताएगी कि छोटी से छोटी करंट को भी बखान करके दिखाएगा, ठीक। छोटी से छोटी करंट का भी हिसाब किताब करेगा, करंट सेंसिटिविटी ये होगी, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, के आई दे देते हैं या एस दे दिया, है ना, या एस आई दे दो, एस आई दे दो, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अब यदि इसका हम आगे की बात करें, अच्छा चलो एक चीज़ और देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी एक चीज़ और होगी, ज़्यादा दिखाना। यहाँ पे क्या दिखाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? एंगल दिखाएगा ना, फाई। दोनों को मिला दो, फॉर्मूला बन गया करंट सेंसिटिविटी का, φ/I, φ/I। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि छोटी से छोटी करंट को डिटेक्ट कर सके, ठीक है। छोटी से छोटी करंट को डिटेक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। समझ में आया? अब यहाँ से आप यदि आई की वैल्यू रख सकते हो तो रख दो भाई, φ/I की वैल्यू क्या है? C × φ/NBA। दिस NBA गोज ऊपर और फाई से फाई घट ये आएगा NBA/C। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि किसी गैल्वेनोमीटर को यदि मैंने बना दिया तो उसकी करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो गई? कांस्टेंट बन गई। करंट सेंसिटिविटी क्या बन गई उसकी? कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर है? देखो जरा, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी टीवीटी। कई बच्चे बोल रहे हैं आई को घटा दो, फाई को बढ़ा दो। नहीं, फाई को बढ़ाने से और आई को घटाने से नहीं होगा, यहाँ से होगा NBAC। एन को बढ़ाओ, बी को बढ़ाओ, ए को बढ़ाओ, सी को बढ़ाओ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉरी, सी को डिक्रीज करो, सी को डिक्रीज करो, डिक्रीज सी। तो डिक्रीज सी कैसे कर सकते हैं हम? टॉर्जनल कांस्टेंट। मतलब क्या है? क्या मतलब है कि बड़े टॉर्क के लिए ज़्यादा बड़ा फाई हाँ देंगे, है ना। यही सीधे सा मतलब है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक अच्छे मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है। यदि हम ऐसे मेटल यूज़ करते हैं तो करंट टॉर्जनल कांस्टेंट सी जो है वो उनका कम होता है, उनके लिए कम होता है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? बी को इंक्रीज करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है, बी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी मैग्नेट लगानी पड़ेगी। बड़ी मैग्नेट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर को बड़ा बनाना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम है, एरिया भी प्रॉब्लम वही आ जाएगी, गैल्वेनोमीटर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर हम उसको उठा इधर उधर नहीं रखेंगे, है ना। तो हमारे पास दूसरा तरीका केवल एक ही बचता है, एन। इंक्रीज करें एन को, है ना। एन को इंक्रीज करें। एन को इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि कॉइल्स ही तो बहुत छोटी छोटी कॉइल हैं, वो तो पतली सी हैं, तो वो तो आ ही जाएंगे, है ना। जहाँ 10 आ रही है वहाँ 12 आ जाएंगे, 15 भी आ सकती हैं, है ना। इंक्रीज एन। तो यदि हम ये दो काम करते हैं तो हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है ये, करंट सेंसिटिविटी, ओके। और फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगा। हटा दो इसको, ख़त्म करो, हटा, समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल या वोल्टेज सेंसिटिविटी आगे।
अभी आप सीखोगे, इसमें मेरे को भी समझाना है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये पूरा लेक्चर लगेगा, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बोलती है, यहाँ पे भी सीधी सी बात वही है, एस वी ले लो, कि छोटी से छोटी वोल्टेज को डिटेक्ट कर सके, ओके, वही वही वही, ठीक है। अब यहाँ से आप फिर से वही काम कर सकते हो, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आई की वैल्यू आपके पास है तो वैल्यू वही आ जाएगी, सीधे सीधे लिख दूँ, एन बी ए अपॉन सी इंटू आर, सी इंटू ये हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको भी इंक्रीज करने का वही तरीका है ना, एन को इंक्रीज करो, बी और सी को डिक्रीज करो, है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है, यहाँ पे एक फंडा आता है, एक तरीका है, एक चीज़ देख लो यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बस समझा दूंगा। आपको सीधा दिख पा रहा होगा कि भाई सीधी सी बात है, यदि मैं करंट सेंसिटिविटी को चेंज करूँगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ना हो, कब, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एन बढ़ाने से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही थी और सी घटाने से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही थी, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाय इंक्रीजिंग एन ओनली करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज। कब, ध्यान से सुनो, वैन पे बात है बस, ठीक है, वैन पे लेना। यदि मैं नंबर ऑफ कॉइल्स को 2 टाइम कर दूं, ये समझना है, ये फंडा उतारना नहीं आपको, 2 टाइम है, 2 टाइम कर दूं मैं, यदि नंबर्स ऑफ कॉइल को क्या कर दूं, दुगना कर दूं, मतलब 5 कॉइल बंधी हुई थी 10 कर दी, ठीक। तो क्या होगा, तो क्या लेंथ भी इंक्रीज होगी, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, समझ गए होंगे कई बच्चे तो, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, है ना। यदि आपको याद है पिछला चैप्टर, तो R वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यदि लेंथ भी इंक्रीज कितनी होगी, 2 टाइम हो जाएगी, सीधी सी बात है। n को दुगना कराया है तो L भी दुगना हो जाएगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है ना। तो लेंथ भी क्या हो जाएगी, दुगनी। लेंथ दुगनी हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दुगना। R बिकम 2R, R बिकम 2R, C उतना ही है, N बिकम 2N, BA 2 से 2 गेला और S भी उतना ही है जितना पहले था। देखो समझ में आया। तो एक तरीका है कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि तो SC क्या हो जाएगा, 2N BA अपॉन C, क्योंकि वहाँ पे R नहीं है, वहाँ पे कौन नहीं है, R नहीं है, तो वो दुगनी हो जाएगी करंट सेंसिटिविटी। लेकिन ऐसा हो सकता है, हर बार नहीं होगा। यदि आप N को 5 से 8 कर दो, ठीक है, तो लेंथ उतनी ना बढ़े कि जितना रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है, जितना N बढ़ा है उतना लेंथ ना बढ़े, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे चीज़ें अलग रहेंगी। समझ में आया, समझ में आया। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ में आ गई। चलिए, उतार लिया होगा आप लोगों ने। आज यार थ्योरी ख़त्म ही हो जाएगी पूरी। चलो 2 टॉपिक रह रहे हैं छोटे छोटे, फटाफट ख़त्म करते हैं उनको भी, ताकि आज का लेक्चर और टॉपिक और इस चैप्टर की सारी आत्मकथा ख़त्म हो और हमें न्यूमेरिकल पे जाने का मौका मिले। कई दिन हो गए बोर होते हुए थ्योरी पढ़ाते। टॉपिक का नाम है गैल्वानोमीटर एज एमीटर। गैल्वानोमीटर एज एमीटर, ठीक है। थोड़ा सा हवा है यार। देखो बिल्कुल सही बात है कि गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है, लेकिन बहुत छोटी 5 एम्पियर 10 एम्पियर 5 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर, बहुत छोटी करंट है, अपना काम नहीं चलता उनसे। अपने को 2 एम्पियर यदि देखनी है या 10 एम्पियर देखनी है, 20 एम्पियर देखनी है तो कैसे देखेंगे, और जबकि हमारे पास गैल्वेनोमीटर ही है।
ठीक है, यही चीज़ होती है, इनको बोलते जुगाड़। ओके, तो देखो ये था गैल्वेनोमीटर। ओके, हमने पता है कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा हाई करंट को नहीं ले जा सकता अपने अंदर से, छोटी से छोटी करंट ही ले जा सकता है। यदि मैं इसमें आई भेजूंगा जो 1-2 एम्पियर है तो क्या होगा, ये फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसका स्प्रिंग अंदर से टूट जाएगा। ये सुई डिटेक्ट तो करती रहेगी करंट को, लेकिन जब आप हटाओगे तो वो वापस नहीं आने वाली, वो यहीं रह जाएगी। ओके, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर में हाई करंट डिटेक्ट करने के लिए एक काम कर लेते हैं, इसके साथ पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगाते थे, बहुत छोटा, मतलब एकदम छोटा, एकदम छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। इसको हम बोलेंगे शंट। शंट इज द वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे यदि करंट आ रही है आई, और गैल्वेनोमीटर में हम जो करंट फ्लो कराते हैं उसको बोलते हैं आई जी। ओके, गैल्वेनोमीटर करंट, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। ओके, ना अब हमें इसको करंट को डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये शंट रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर बोथ आर इन पैरेलल, है ना, है ना, टू डिटेक्ट नहीं टू आइडेंटिफाई हाई करंट we connect a shunt resistance, small resistance, ये बहुत छोटा होता है, in parallel with गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के साथ हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ओके, चलिए आप चेक करिए, मैं क्या बोला, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों में सेम होगा, ठीक है, पी डी विल सेम इन पैरेलल, आपको पता है ना। और ऑब्वियसली बात है ये शंट है, मतलब ये बहुत लो रेजिस्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप लोग और हम लोग और इंसान भी मतलब अच्छे रास्ते से जाना पसंद करते हैं, ना कि बुरे रास्ते। बुरे रास्ते और अच्छे रास्ते का मतलब है टूटा फूटा रास्ता और एकदम प्लेन हाईवे। यदि आपके पास 2 ऑप्शन हो कि भाई एक टूटा फूटा रास्ता है, एक प्लेन हाईवे है, तो कहाँ से जाना पसंद करोगे? हम जाना पसंद करेंगे प्लेन हाईवे से, ताकि जल्दी निकल जाए। ओके, तो यहाँ पे भी वही बात है, करंट भी कहाँ से जाएगी, लो रेजिस्टिव से। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल कर दो। इसका पोटेंशियल कितना होगा, यदि इसका जो हम इसका गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो जी लेते हैं, कितना लेते हैं, जी, ठीक है, तो वो कितना होगा, आई जी इंटू जी, और किसके इक्वल होगा, इसके पोटेंशियल के, मतलब आई माइनस आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस आर या एस लो, शंट का रेजिस्टेंस एस लेते हैं, शंट पता चलेगा तब से। ओके, यहाँ से अब आपको आई पता करनी है, तो आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू एस आई माइनस एस आई जी को उधर ले जाओ, जी प्लस एस इंटू आई जी अपॉन एस इज इक्वल टू आई। क्लियर, समझ में आया भाई? हाँ, समझ में आया आपको, जी प्लस एस अपॉन एस इंटू, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से हम करंट गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में। अब आपको एमीटर तो पता है ना क्या होता है, एमीटर इज डिवाइस विच यूज टू कैलकुलेट द करंट इन अ वायर। ओके, और एमीटर यदि मुझे किसी बल्ब के अक्रॉस पता करना है कि कितनी करंट है,
तो मैं उसमें एमीटर कैसे कनेक्ट करता हूँ, सीरीज़ में। कैसे कनेक्ट करता हूँ, सीरीज़ में। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में करंट क्या रहती है, सेम। करंट क्या रहती है, सेम। आपको याद होगा, है ना, सब समझ में आया। तो दैट्स हाउ वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इन टू एमीटर। और यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ी बड़ी करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और देख लो, यहाँ से एक चीज़ और देख लो। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझो, इज 0। रेजिस्टेंस कितना होता है, लगभग 0 होता है। कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि शंट बहुत लो रेजिस्टिव होता है और जी भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, एकदम 0, उससे भी कम शंट। ठीक है, और दोनों पैरेलल में, दोनों किस में, पैरेलल में। तो मतलब पैरेलल में और भी कम हो जाएगा। याद है ना आपको, पैरेलल में क्या होता है, क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का एडिशन। तो जी और एस अपने आप में बहुत छोटी क्वांटिटी हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन और भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, और उनको उनके एडिशन से वो डिवाइड हो रहा है तो और भी छोटा हो जाएगा। तो लगभग 0 बोलते हैं हम जब भी आइडियल केस पढ़ते हैं, और जो कि आपको पढ़ना ही है आइडियल केस, तो उसमें हम बोलते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑलमोस्ट 0। क्लियर हुआ? इनको लिख लो भैया, ये कंपटीशन में काम आएगी, क्वेश्चंस में काम आएंगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। हालांकि मैं हमेशा अच्छे से समझाता हूँ। अब आगे क्या है, गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर, और थ्योरी होगी ख़त्म। ये जो अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे दोनों एमीटर और वोल्टमीटर का, ये एक्चुअली पिछले चैप्टर के टॉपिक हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन मैंने वहाँ पे क्यों नहीं कराया, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं थे अभी तक गैल्वेनोमीटर। वहाँ पर गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ाया नहीं, वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं करा। चलिए आगे, और हम यहाँ देखो कितनी जल्दी समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर पढ़ चुके हो अभी ताज़ा। ओके, गैल्वेनोमीटर को हमें क्या बनाना है, वोल्टमीटर बनाना है। मतलब हाई वोल्टेज को ये कैलकुलेशन कर सके, हाई वोल्टेज का। तो प्रॉब्लम यही है कि वो क्या नाम जो है, यदि करंट भी स्मॉल होगी, ओम्स लॉ के हिसाब से यदि करंट छोटी है तो वोल्टेज भी क्या होगी, छोटी होगी। वोल्टेज भी क्या होगी, छोटी होगी। ओके, और गैल्वेनोमीटर लो रेजिस्टिव भी होता है। गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, लो रेजिस्टिव भी होता है। ठीक, तो क्या करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है लो रेजिस्टिव, उसको हम क्या कर दें, हाई रेजिस्टिव कर दें। यदि मैं गैल्वेनोमीटर को एक बड़े रेजिस्टेंस से जोड़ दूँ, एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस से, ह्यूज रेजिस्टेंस, ठीक है, अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस से मैं यदि इसको गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, इवन दो इट्स टेकिंग सम वेरी स्मॉल करंट, और उस करंट को भी हम हाई करंट में बना सकते हैं यदि मैं यहाँ से इसको एक पैरेलल में रेजिस्टेंस और दे दूँ। ठीक है, तो वहाँ से हम वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल देखो, क्वेश्चंस में देखेंगे वो काम। ओके, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यदि देखोगे आप तो भैया एक पोटेंशियल इसका कितना होगा, इससे जो पोटेंशियल क्रॉस कर रहा होगा वो एक तो आई जी इंटू जी होगा, हाँ या ना। आई जी मतलब ये करंट आई जी इंटू जी, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, प्लस आई जी इंटू आर। क्यों यहाँ पे भी जी क्यों लगा, क्योंकि भाई सीरीज़ में है, सीरीज़ में करंट क्या रहता है, सेम। सीरीज़ में क्या रहता है, करंट सेम रहता है। तो यहाँ से पोटेंशियल कितना आ गया, जी प्लस आर या आर प्लस जी। समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्लियर है, क्लियर है, दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। वोल्टमीटर तो और भी आसान था, वोल्टमीटर तो एमीटर से भी ज़्यादा आसान था। एमीटर में तो थोड़ा सा पेंच है, समझाना भी पड़ा, लेकिन वोल्टमीटर बहुत आसान था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो यहाँ से होगी थ्योरी ख़त्म।
chapter is closed now for the theories and open now for the numerics. एंड कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले QEB का करेंगे, फिर ILB का करेंगे, फिर टॉप पे करेंगे, फिर B पे करेंगे, फिर बायोट-सेवर्ट पे करेंगे, एम्पियर्स लॉ पे करेंगे। कई सारे टॉपिक्स हैं, हमें एम्पियर और बायोट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा अच्छा, ठीक है। हालांकि QEB से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। ILB से थोड़े कम आएंगे। टॉर्क पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, टॉर्क वाले पे टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और कॉइल्स के जो क्वेश्चन थे वो बायोट-सेवर्ट पे क्वेश्चन अच्छे आएंगे। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं स्टार्ट करते, आज रुकते हैं। आज आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, एक बार काम करो, थ्योरी को रिवाइज कर लो ताकि कल से हम न्यूमेरिकल कर सकें, ठीक है। और आप कोशिश करो कि स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन आपसे बने, है ना, ट्राई करो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।